nowadays people and parents are more involving their children into sports, physical activity. जो अच्छे एथलीट होते हैं वो बहुत अच्छे घर से नहीं होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है। तो आज पहले कॉन्टैक्ट लेंस शायद लगा के खेलते थे, अब तो लैसिस करा के वो भी आउट कर दिया है। जी, बस ट्रेनिंग मैंने अपने लिए की थी, तो मैंने कभी ऐसा कुछ गलती करने का मौका नहीं दिया उन्हें कि मेरी पिटाई हो। दशहरा और दिवाली में बहुत चोटें आती थी, बहुत बर्न्स आते थे। एट दैट टाइम हमें बहुत दुख होता था। मेरा स्टूडेंट था विशेष खुराना, उन्होंने मुझे बोला कि सर ऐसा है कि सर वन पंच नाम ठीक है, वन पंच क्लब नाम ठीक है। हेलो एवरीवन, मैं रघु, वन पंच क्लब का फाउंडर एंड वन पंच क्लब ट्रस्ट का ट्रस्टी भी, जिसके अंदर कि हम सपोर्ट करते हैं इंडियन स्पोर्ट्समैन को, और साथ में अब कोलैबोरेटेड हैं विद रशिया, जिसके अंदर कि हमारी एकेडमी रशियन एम्बेसी और आईपी एक्सटेंशन के अंदर है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड मेडिकल टर्म्स के बारे में, जिसके अंदर कि आज हमारी गेस्ट हैं मिसिस विनीता अरोरा मैम, जो कि एक आई स्पेशलिस्ट है। मैम प्लीज़। Hello everyone, I am Dr. Vinita Arora from AV Hospital. I am an eye specialist and I am a member of this club for more than 2 years. मैम आप कुछ बताना चाहेंगे हमें कि अपने बारे में, अपने हॉस्पिटल के बारे में, जिससे कि लोगों को जानकारी मिले अच्छे से कि हाँ हम किस तरीके से आपके साथ एसोसिएट हैं। I am a specialist for more than 30 years, but even childhood I liked sports very much. So I was looking more for a physical and a mental challenge for our children. That's when I found out about One Punch Club, and I joined it, and I have been very happy because now my children are more confident, physically more active, and being very active because they are now good appetite, good sleep, and very good development. And the most important part is the mobile is getting on the backside rather than what most children have problem they are more on mobile. So physical activity most important, which we get from this club. So मैम जैसे कि हाँ, जैसे कि आपने बताया स्पोर्ट्स हमारे लिए मेंटल हेल्थ और ये सारी एंजाइटी वगैरह से काफ़ी हेल्प कर रहा है कि हमें इससे बाहर निकलने के लिए और एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने पे, ताकि हम फिटनेस, डाइट और ये सारी चीज़ पे फोकस कर पा रहे हैं। तो आपके हिसाब से कि आप स्पोर्ट्स को एज अ करियर और उस पर्पज से कैसे देखते हैं कि इसके अंदर आपके बच्चों को, जैसे कि स्पोर्ट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि आपके जो लड़की है वो स्पोर्ट्स खेलती है और काफ़ी अच्छा कर रही है, नेशनल्स भी खेली है और अभी भी नेक्स्ट इवेंट के लिए भी तैयारी कर रही है, तो आप कैसे देखते हैं मतलब इस चीज़ को? See, now people are now, earlier it used to be only studies. अब nowadays people and parents are more involving their children into sports, physical activity. तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़े जिस भी फील्ड में वो चाहे, एंड फिजिकली एक्टिव रहेगा तो वो कोई भी स्पोर्ट्स खेल लेगा। सो फर्स्ट पार्ट इज बीइंग फिजिकली एक्टिविटी। नेक्स्ट इज करियर में लेना। यस डेफिनेटली, अगर वो अच्छा है करियर में जरूर लो। जैसे हमारा वन पंच क्लब का आज MMA भी हैज़ कम नाउ इन द ओलंपिक्स, तो इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु डू बॉक्सिंग एंड MMA। ओके, बहुत अच्छा करियर बनेगा जी। तो मैम आपने जैसे कि एज अ डॉक्टर आपने बहुत सारे मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट दिए हैं, बट जैसे कि आप आई स्पेशलिस्ट हो तो जाहिर सी बात है आप आंखों के पर्पज से देखते हो, बट आपके सामने ऐसे बहुत सारे लोग आए होंगे जिनको डिफरेंट टाइप ऑफ दिक्कतें होती है, इंजरी होती है, किसी के आंखों में होती है, किसी में कहीं इंजरी होती है, बट उसका इफेक्ट आंखों पे होता है, तो उसके बारे में आप क्या सजेस्ट करेंगे, मतलब अगर स्पोर्ट्स किस तरीके से हेल्प कर सकता है इन चीज़ों में? सी आजकल एक स्पोर्ट्स इंजरीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है एट मेडिकल लाइन ऑल्सो। तो आई की तरफ से वील से लेट या देयर मेनी स्पोर्ट्स जिसमें इंजरीज होती हैं, बट प्रिवेंशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ स्पोर्ट्स इंजरीज में भी कहते हैं कि ब्लंट इंजरी जो हमारे बॉक्सिंग में होता है, ब्लंट इंजरीज, बट द साइज, व्हाट 3 थिंग्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंजरी में होता है। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज हिटिंग द आई, उसकी स्पीड कितनी है, वो कितना हार्ड होता है। तो ये साइज जितना छोटा होता है इंजरी ज़्यादा होती है। तो वी हैव टू बी मोर केयरफुल इन गेम्स लाइक लेट्स अस से क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल। इंजरी सब में होती है आइज में, बट जिसमें छोटा बॉल या लेट अस से द स्मॉलर ऑब्जेक्ट हिटिंग द आई, इंजरी ज़्यादा होती है। बॉक्सिंग में क्या होता है, बिकॉज द ऑब्जेक्ट हिटिंग द आई इज क्वाइट बिग, तो वी गेट मोर ब्लंट इंजरीज विच इज़ जो हमारे जो चारों ओर का बोन है ना उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो डायरेक्ट आई में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती।
ब्लीडिंग होती है, एक कंडीशन होता है ब्लैक आई हो जाती है, बट वो रिकवरेबल होती है। जो जैसे आपको पता होगा पटौडी के बारे में, उसके तो क्रिकेट बॉल लगी यानी लॉस्ट हिज आई, ऑब्वियसली करियर भी उसका खराब हो गया उस चक्कर में। बट व्हाट वी वांट टू से कि द स्मॉलर द ऑब्जेक्ट, वो स्पीड ज़्यादा हो और हार्ड ज़्यादा हो, वो ज़्यादा इंजरी देता है। देयर आर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ इंजरी। वी विल in the training we have to teach the child how to prevent the injuries of the eye, because eye is a very important part in playing games. तो मैम जैसे कि स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पढ़ाई भी करते हैं, तो जिनका मेन कंसर्न पढ़ाई भी होता है, तो इसलिए क्या है ना, मैं उनका जो आई की वीकनेस होती है वो होती है इस लेवल पे कि वो उसे रिकवर कर सकते हैं। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे, किस तरीके से वो जैसे खराब होने से पहले की जो प्रिवेंशन है, कि वो ऐसे क्या चीज़ें करें जिससे वो अपनी आंखों को बचा सके? और देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आईज की होता है डाइट। तो ऑब्वियसली बचपन से तो डाइट अच्छी खाना है, जिसकी वजह से हमारे कई डेफिशिएंसी, मतलब किसी विटामिन ए की कमी से भी कमजोरी आ जा सकती है। दूसरी कमजोरी होती है जो बाद में बनती है, लाइक एक तो हेरिडेटरी होगी कि चश्मा लग गया, आजकल तो उसका भी इलाज हो गया, लेसिस करके चश्मा भी हटवा देते हैं, सो दैट पर्सन कैन प्ले। जैसे फुटबॉल वगैरह वो चश्मा नहीं लगा के खेल सकते, तो आज पहले कॉन्टैक्ट लेंस शायद लगा के खेलते थे, अब तो लेसिस करा के वो भी आउट कर दिया है जी। तो अब वी हैव डेफिनेटली गॉट वेरी गुड प्रोसीजर्स इन विच वी कैन गेट अ गुड विजन एट द एंड, सो दैट वी कैन प्ले वेल द गेम। ओके, तो मैम आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि जो अपनी आंखों को जैसे कि किसी कोई वर्कआउट हो या कुछ ऐसा सिंपल तरीका हो जिसको वो डेली अपने रूटीन में बांध के अपनी आंखों को, नर्व सिस्टम को अपने स्ट्रेंथनिंग कर सकें? कुछ ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं होता है। जिनकी आई की मसल्स वीक होती है उनके लिए डेफिनेटली वी हैव वेरी स्पेसिफिक एक्सरसाइज जो हम एक मशीन से कराते हैं, फोटो बनती है, एक्सरसाइज करते हैं। बट आप ऐसे एक घर में भी एक्सरसाइज होते हैं लोग कि फोकस करो एक पॉइंट पे, उसको नज़दीक पास ले जाओ, होती है, बट उसमें बहुत मेजर नहीं है। देयर इज नॉट अ मेजर, इट्स ओनली फॉर मसल। जैसे हमारा कोई किसी का स्क्विंट हो, कुछ हो, दैट्स व्हेयर वी हैव अ प्रॉब्लम। बट फॉर स्पेक्टिकल ऐसे एक्सरसाइज से नहीं जाएगा, यू नीड अ प्रॉपर करेक्शन स्पेक्टिकल्स के लिए। तो मतलब एक प्रॉपर आपको डाइट हो गया, गुड हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन अच्छी रहेगी, तो आपका नॉर्मल हेल्दी आई होगी। ओके, तो जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं, तो मतलब अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं ज़्यादा, और वो भी किसी को आजकल मतलब लैपटॉप पे ही पढ़ाई हो रही है, तो ज़्यादा देर तक स्क्रीन टाइम उनका जो बढ़ जाता है, हाँ, तो हेडेक हो जाता है। वो आपकी फोकस बहुत देर तक होती है, आई में ड्राइनेस हो जाती है। आजकल हम बहुत एसी में रहते हैं तो उससे भी ड्राइनेस हो जाती है। तो दूस आर डेफिनेटली, वो हमारे लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं रादर, बट एज सच आपका वी वुड नॉट से कि आपको पढ़ाई छोड़ के स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स छोड़ के पढ़ाई, वी शुड हैव बैलेंस बोथ। दोनों का बैलेंस हमें रखना बहुत जरूरी है। ओके, तो आपका कहना है कि अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आपको स्पोर्ट्स को भी अहमियत देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से कि आपकी हेल्थ देनी चाहिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी, ताकि मतलब जैसे कहते हैं ना, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी ब्रेन विल हैव अ हेल्दी बॉडी। ओके ओके, तो मैम जैसे कि ऐसे कुछ आप बताएंगे को अफोर्डेबल न्यूट्रिशन, मतलब डाइट के पर्पज से? अफोर्डेबल देखो ऐसा है, ग्रीन वेजिटेबल्स, हम ये नहीं कहते कि आपको नॉन वेज ही खाना है। हमारे जो इंडिया इज अ वेरी वेजिटेरियन कंट्री, तो ऐसा नहीं कि वी गोइंग टू हैव सम डेफिशिएंसी। आई में वेजिटेबल डाइट में बहुत है। ऑरेंज कलर के आपको हम कहते हैं फ्रूट्स है, कैरेट्स हो गया, पपाया हो गया, ऑरेंजेस हो गया। ऑरेंज कलर जो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उसमें विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में होता है। ये नहीं है कि आपको नॉन वेज ही खाना है। एग खाओ, बहुत अच्छी बात है, आई एम नॉट सेइंग कि एग या नॉन वेज नहीं खाओ, बट वेजिटेशन में, वेजिटेबल्स में भी बहुत विटामिन ए मिल जाता है एंड एडिक्वेट न्यूट्रिशन। ओके, तो आपका कहने का मतलब है कि अगर जैसे ऑरेंज कलर आपने बताया, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जो ऑरेंज कलर के, उनके अंदर विटामिन ए अच्छा होता है, तो हाँ वो खाने की वजह से तो आपके आई के नर्व सिस्टम को थोड़ा सा अच्छी स्ट्रेंथ मिल सकती है। ओके, तो मैम आप जैसे कि अब हम बात करते हैं, जैसे कि अब आप हमारे साथ एसोसिएट कर रहे हैं, मतलब जैसे कि हम अब इवेंट कराने वाले हैं 12 अप्रैल को, उसके अंदर हमारा कंसर्न यही है कि फाइटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दे सकें, जिसके अंदर की एक बेनिफिट आप हमें दे रहे हो एज अ स्पॉन्सर बन के, जो कि हमारे इवेंट के अंदर आप मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। तो आपको क्या फ्यूचर दिखता है कि हमारे साथ इस तरीके एसोसिएट होने में, कि हम कहाँ तक आगे जा सकते हैं ऐसा कुछ करके? सो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू बी योर हेल्थ पार्टनर इन द कमिंग चैंपियनशिप, जो आपका अप्रैल 2025 में होने वाला है।
एंड डेफिनेटली देखो स्पोर्ट्स इंजरीज होता है अ वेरी गुड एंड अर्ली इंजरी ट्रीटमेंट दैट इज़ द बेस्ट फॉर द एथलीट। तो ठीक है, हमारा एसोसिएशन बना रहेगा आपके साथ। जी सो द बेनिफिट डेफिनेटली आपके ये प्लेयर्स के साथ मिलेगा उनको, जी जी। डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि मैम हमने जैसे कि नॉर्मली होता क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि जितने भी इवेंट्स होते हैं, हमने क्यों आपको अप्रोच किया इस चीज़ के लिए, क्योंकि जैसे फाइटर्स बाहर से आते हैं खेलने के लिए, उन पे मेडिकल कराने के लिए जेब से बहुत खर्चा होता है, और वो जाते हैं बाहर से मेडिकल कराते हैं, फिर आते हैं, और जितना कि हम स्पोर्ट्स को जानते हैं, जो अच्छे एथलीट होते हैं वो बहुत अच्छे घर से नहीं होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा जैसे कि हम थोड़ा हमारी तरफ से थोड़ा सोशल वर्क भी हो जाएगा, और एक अच्छा गोइंग मतलब वे बन जाएगा हमारे लिए, कि रास्ता एक ऐसा जिसके अंदर की स्पोर्ट्समैन को कनेक्ट करते हुए अच्छा लगे। तो इसलिए हमने आपको अप्रोच किया था, ताकि हमारे साथ आप मेडिकल पार्टनर बनेंगे तो जो भी फाइटर्स आएंगे उनको हम एक अच्छी चीज़ दे पाएँ, जिसकी वजह से हमारे क्लब के बारे में उनको समझ में आए कि हम दिल से काम कर रहे हैं इसके लिए, और हम चाहते हैं कि फाइटर्स का करियर एक अच्छे लेवल पे बन सके। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे साथ एसोसिएट किया, और हम आपसे वादा करते हैं कि हम जितना भी अच्छा काम कर पाएंगे उससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और इस एसोसिएशन को हम इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे, जिसमें कि हम इन फ्यूचर, जैसे कि इस इवेंट के अंदर ही हमारे पास रशिया की तरफ से काफ़ी फाइटर्स आ रहे हैं, और छोटे बच्चे से लेकर बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन आ रहे हैं, मतलब बड़े अबव 20+ भी आ रहे हैं, और बिलो 10+ भी आ रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ है स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है। इसलिए हमें कोई भी ऐसा एज के क्राइटेरिया हम बांध के नहीं चल रहे हैं कि जिसकी वजह से किसी को खेलने में कोई प्रॉब्लम हो। हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करते ही बच्चों को एक अच्छी पॉजिटिव वाइब दे सकें, जिसकी वजह से बच्चे अपने सारी हेल्दी हैबिट्स को अपना सकें स्पोर्ट्स के पर्पज़ से। मिस्टर रघु, आई वुड लाइक टू नो, आपने ये वन पंच क्लब स्टार्ट किया है, यू आर द फाउंडर मेंबर ऑफ दिस क्लब। आपका कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस रहा होगा जिसकी वजह से आप बॉक्सर बने, आपने अपना करियर इसको बनाया, फिर क्लब बनाया, तो कुछ तो आपका सम इंसेंटिव यू वुड हैड फ्रॉम समबडी, या कुछ आपके लाइफ में कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से आप यहाँ पहुँचे। मैम एक मतलब अजीब ही कहानी है। मैं यहाँ मतलब एक अखाड़े के अंदर मैं रेसलिंग करता था, और रेसलिंग के थ्रू हुआ क्या है, रेसलिंग हमें क्या है ना, सिर्फ 1-to-1 फाइट सिखाती है कि हम किसी एक के साथ आराम से लड़ सकते हैं। तो हुआ क्या, किसी और के कारण, मतलब काफ़ी सारे लड़के किसी को ढूंढ रहे थे, मुझे नहीं पता था वो मुझे ही ढूंढ रहे, किसी को ढूंढ रहे थे मारने के लिए। कम से कम 25-30 लोग होंगे, मेरे को तो पता भी नहीं कि कितने लोग थे। बट क्या है, किसी और ने कुछ कहा उनसे, उनको लगा कि मैंने कहा, जिसकी वजह से मैंने मतलब जिसकी वजह से उन लोगों ने रात के 10-11 बजे की बात है, हम खाना खाने के बाद वॉकिंग पे निकलते थे, इवनिंग वॉक, जिसमें हम रात को सोडा पीने जाते थे। तो वहाँ काफ़ी सारे लोगों ने आके अंधेरे में मतलब अटैक कर दिया, जिसकी वजह से सरों पे पत्थर क्या क्या था उनके हाथ में, मेरे को पता भी नहीं। मैं तो बिल्कुल ब्लैकआउट हो चुका था वहाँ पे। तो बहुत सारे मुझे लोगों ने बताया कि इतने सारे लोग थे ऐसे कुछ करके। तो वो इंसिडेंट ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं लड़ाई करता नहीं था, मैं बिल्कुल शांत, क्योंकि घर परिवार के अंदर बड़ा डिसिप्लिन में रखा हुआ था कि हम किसी को उल्टा नहीं बोल सकते, लड़ाई तो बहुत दूर की बात है। तो फिर बाद में ये इंसिडेंट ऐसे हुआ जिसकी वजह से मुझे उस दिन पहली बार लगा कि मेरी गलती नहीं थी, मुझे क्यों मारा गया। तो वो जो पैनिक है ना दिमाग के अंदर के इतने सारे लोग मुझे मार के चले गए, तो उस दिन मुझे समझ में आया था कि सिर्फ रेसलिंग से मैं किसी को मार नहीं सकता, अगर सेल्फ डिफेंस करने की बात आई तो वो मेरा पर्पस था बॉक्सिंग ज्वाइन करने का। और बॉक्सिंग ज्वाइन करी थी मैंने IG स्टेडियम में, जिसके अंदर कि मेरे कोच थे मिस्टर SR सिंह, जो कि द्रोणाचार्य अवॉर्डी हैं। मैंने उनके अंदर ट्रेनिंग की, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया बॉक्सिंग को कंटिन्यू रखने के लिए, क्योंकि उनका नेचर मुझे बड़ा अच्छा लगता था। जो वो बड़े प्यार से बहुत करते थे, बीच बीच में मोटिवेट करते थे, हंसी मजाक के साथ वो बच्चों को ना बांधे रखते थे। तो जिसकी वजह से मेरा ट्रेनिंग कंटिन्यू कर पाया। और जाहिर सी बात है, ट्रेनिंग मैंने अपने लिए की थी, तो मैंने कभी ऐसा कुछ गलती करने का मौका नहीं दिया उन्हें कि मेरी पिटाई हो। बट क्या है, वहाँ पिटाई बहुत होती थी बहुत बच्चों की, बट मेरी नहीं हुई, क्योंकि वो जितना बोलते थे उससे ज़्यादा मैं मेहनत करता था। लोग वहाँ एक टाइम मेहनत करते थे, मैं पूरे दिन में 3 टाइम मेहनत करता था। तो जिसकी वजह से कोचेस को भी अच्छा लगा और मुझे अच्छी ट्रेनिंग मिली, जिसकी वजह से मैं शुरुआत में पहले कंपटीशन के अंदर मेरा पहला नॉकआउट, जो कि मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट करने के 1.5 महीने के अंदर ही मैंने पहला नॉकआउट से फाइट जीती थी।
उसके बाद आगे करियो मतलब इसी को हम आगे कंटिन्यू करते करते 9 मंथ्स के अंदर मेरे और भी जो दिल्ली लेवल पे जो स्टेट लेवल पे कंपटीशन होता है उसके अंदर सिल्वर मेडल, और कोच ने ही मुझे आउट ऑफ स्टेट भेजा था खेलने के लिए, जिसके अंदर मेरा सेम ओपोनेंट से मैं 2 बार हारा हूँ। दिनेश डागर करके लड़का है, और मतलब नेचर वाइज बहुत अच्छा था, और दोनों बार मैं उसी से आ रहा हूँ बॉक्सिंग के अंदर, जिसकी वजह से फिर मेरे को बॉक्सिंग में, क्योंकि मेरे को करियर अपना सेल्फ डिफेंस के पर्पज़ से बनाना था, मुझे करियर नहीं बनाना था, मुझे सेल्फ डिफेंस के पर्पज़ से सीखनी थी बॉक्सिंग। तो बाद में ये कब करियर बन गया मुझे पता ही नहीं चला। अब जब मुझे बॉक्सिंग अच्छे से आ गई थी तो कुछ करियर तो बनाना नहीं था, तो फिर एमएमए के अंदर अब अपने आप को चेक करना था कि अगर बाई चांस सेल्फ डिफेंस में किसी और से करता, तो मतलब कोई भी हो सकता है सेल्फ डिफेंस के, मतलब कोई है तो मैं उसके चेहरे पे थोड़ी लिखा है वो फाइटर है या कोई नॉर्मल पर्सन है, कोई भी आगे। तो क्या था, मैंने एमएमए करियर इसलिए चूज़ किया जिसके अंदर कि मेरे को एक बहुत अच्छे स्पारिंग पार्टनर मिले थे, पवन गोयत, जिनके पंचेस के अंदर काफ़ी हिट थी, और वो मेरे जब स्टेडियम में हम ट्रेनिंग करते थे तो ट्रेनिंग टाइम में ही काफ़ी नॉकआउट्स वगैरह से, स्पारिंग में नॉकआउट्स वगैरह मारते थे। तो मैंने उनके साथ स्पारिंग करना चालू किया, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता था जो वो हिट से पंच मारते थे ना, तो मेरे को बड़ा मज़ा आता था कि नहीं मैं इनके पंच झेल पा रहा हूँ, फिर काउंटर अटैक कर पा रहा हूँ, क्योंकि क्या ना मुझे यही करना है कि जिसकी वजह से मेरे को अपने अंदर इतनी हिम्मत बांधनी थी कि जब ज़्यादा लोग मुझ पर अटैक करें तो मैं कहाँ तक सर्वाइव कर सकता हूँ। और मैम वही दिन है कि वहाँ से लेकर आज तक मैंने एमएमए की फ़ाइट भी खेल ली, प्रोफेशनल किक बॉक्सिंग की फ़ाइट भी खेल ली, बॉक्सिंग के भी कंपटीशन खेल ही लिए, मैंने एक ग्रैपलिंग का भी खेला है। तो ये सारी चीज़ें जो मोटिवेट हुई हैं, ये सब कुछ हुआ है सेल्फ डिफेंस के पर्पज़ से ना। मेरे फाइनली आपने इसका फाउंडर बन गए। हाँ, ये एक मिस्टर राजेश वर्मा करके थे, एनजीओ गुरु के फाउंडर में वो थे, उन्होंने बोला कि आप स्पोर्ट्स का चालू करो, कि स्पोर्ट्स का कुछ ऐसा उन्होंने चालू करवाई थी। नाम सजेस्ट करने के लिए एक मेरा स्टूडेंट था विशेष खुराना, उन्होंने मुझे बोला कि सर ऐसा है कि सर वन पंच नाम ठीक है, वन पंच क्लब नाम ठीक है, तो पता नहीं क्यों उसने बोला ठीक है, तो हमने बोला ठीक है, तो चालू कर दिया। फिर चालू करते करते शुरुआत थोड़ा नॉर्मल सी थी, बट करते करते यही नाम इतना अटैच हो गया कि हमने जो भी काम किए हैं सिर्फ इसी नाम से किए, और लोगों को पसंद आने लगा। नहीं, नेम इज़ वेरी गुड, अच्छा है नाम, और लोगों के मुंह पे भी अब हो गया है। बिल्कुल मैम, वन पंच क्लब हमने एज ए ट्रस्ट चालू करी है 2017 में। अच्छा। और इस ट्रस्ट के थ्रू मैंने कम से कम 25 या 30 फाइटर्स को ट्रेनिंग कराई है, जिनके अंदर बहुत सारे लोगों को हमने जॉब दिलवाई है, जो कि जिमों के अंदर आज के टाइम पे कोचेज़ हैं और अच्छा कमा रहे हैं। मतलब कोई 15 से ऊपर कमा रहा है, कोई 20 से ऊपर कमा रहा है, कोई 25-30, कोई मतलब 50 भी कमा रहा है, जिसकी जैसी मतलब ट्रेनिंग स्किल डेवलप हुई है वो उस हिसाब से कमा रहा है। और बहुत सारे लोगों ने फ़ाइट खेली है, फ़ाइट खेल के एक्सपीरियंस लिया है, अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ जी रहे हैं, जो कि उन्हें डर नहीं लगता अब। और बहुत लोग ऐसे हैं जो सेम सेल्फ डिफेंस के पर्पज से सीखने आए थे, शुरुआत में बिल्कुल डर की वजह से बोलना भी मतलब हिम्मत नहीं कर पाते थे, और आज के टाइम पे इतना कॉन्फिडेंस है वो 4-5 लोगों के सामने भी सीधा खड़ा रह के कुछ मतलब बिना डरे आराम से बात करते हैं। आपने जो अपने थे बाकी बच्चों में बांटा है, सो नाउ इवन स्मॉल चिल्ड्रन कैन हैव द कॉन्फिडेंस। जी, क्योंकि अब अच्छा लगता है देख के कि हाँ, हमने जो चीज़ चालू की थी उसी के थ्रू हमने बॉक्सिंग के अंदर काफ़ी मेडल दिए हैं, किक बॉक्सिंग के अंदर भी मेडल दिए हैं, और यहाँ तक कि एमएमए के अंदर काफ़ी सारे लड़के अच्छा खेले हैं, और बॉक्सिंग के अंदर भी। जैसे कि अब हमने मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अब हमारी एक एकेडमी भोपाल में भी ओपन हो चुकी है, जो कि अब अच्छा बॉक्सिंग के लिए मतलब अच्छे स्टूडेंट्स तैयार होंगे, जिसके अंदर जो हमारे जो मेन कोच हैं उनका नाम है दुष्यंत श्रीवास्तव, जो कि खुद एक प्रोफेशनल बॉक्सर हैं और अनडिफीटेड रिकॉर्ड के साथ अभी तक बॉक्सिंग का उनका करियर चल रहा है। तो आने वाले टाइम पे आप उन्हें बॉक्सिंग के अंदर खेलते हुए भी देखोगे और उनके स्टूडेंट्स को भी आगे आते हुए देखोगे इस फील्ड के अंदर। मैम आप ये बताइए कि जैसे कि आप स्पोर्ट्स और जब मेडिकल लाइन, ये दोनों वैसे देखे जाए तो डिफरेंट है। जो मेडिकल में होता है जाहिर सी बात है वो बहुत पढ़ने लिखने वाला बच्चा होता है, और जो स्पोर्ट्स में होता है वो सिर्फ स्पोर्ट्स अच्छा करने वाला होता है। आपने मतलब ये स्पोर्ट्स और मेडिकल लाइन को किस तरीके से मैनेज किया है, मतलब आप कैसे दोनों चीज़ कर पाए? तो जैसे मैंने पहले कहा था, हमारे घर में तो होता ही था, माय फादर वाज अ बॉक्सर, वो हमें स्पोर्ट्स में बहुत हमारे को करते थे, स्पेशली भी इवन व्हेन वी वर डॉटर्स, नॉट दैट भाई भी है, ब्रदर्स भी हैं, लेकिन डॉटर्स को ज़्यादा प्रमोट करते थे, बिकॉज एज
फीमेल्स आर लेस स्पोर्ट्समैन पीपल, तो हमें प्रमोट करते थे आपको खेलो, स्विमिंग करो, सारे आर्मी वालों के पास सब एक्टिविटीज़ तो होती है, तो उन्हें हमें बहुत प्रमोट किया। तो मैं और मेरी सिस्टर बास्केटबॉल भी खेलती है, स्पोर्ट्स भी करते, सारे एक्टिविटीज़ करते थे जी। और मैं भी डॉक्टर हूँ, वो भी डॉक्टर है। तो हम सबसे पहले ये बताऊँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो स्पोर्ट्स करेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा पढ़ाई में। तो हम दोनों डॉक्टर हैं, उन्होंने अलग फील्ड चूज़ करी है, मैंने आई चूज़ किया है, क्योंकि मैं ही चाहती थी, जब मैं MBBS किया तो मेरे को लगा कि कुछ अपने हाथ से भी करना चाहिए, सिर्फ दवाई देना इज़ नॉट, मतलब वॉज नॉट माई कप ऑफ टी। मेरे को लगा कि कुछ सर्जरी भी करो, कुछ दवाई भी दो, दोनों के कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जी। तो ऑब्वियसली जब हमारी ट्रेनिंग होती है तो उसमें उन्होंने बोला कि आप कुछ ऐसा करके दिखाओ। तो जब फर्स्ट सर्जरी करी तो उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया कि नहीं नहीं, आप अच्छे सर्जन बन सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सर्जरी थोड़ा मेडिसिन, दोनों का कॉम्बिनेशन में बेस्ट ये रहता है। अगर आप जनरल सर्जरी होते हो तो सर्जरी करते हो, फिजिशियन बनते हो तो सर दवाई देते हो। तो ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें ये भी है, प्लस इसमें स्पोर्ट्स का भी है। स्पोर्ट्स इंजरीज में जब हम जाते हैं तो आई इंजरी एक अलग टॉपिक होता है, बिकॉज एक जनरल है, हाथ टूट गया, पाँव टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, कट लग गई, ये सब तो है ही, बट आई इज बिकम अ स्पेशलाइज्ड इंजरी एज फार स्पोर्ट्स इज कंसर्न। और हर तरह का अलग अलग होता है, कोई आप बोलो कि इसमें यही इंजरी होता है, ऐसा नहीं होता है। इट्स डिफरेंट इंजरी, डिफरेंट रिजल्ट, डिफरेंट, मोस्ट ऑफ आवर रिजल्ट्स आर वेरी गुड, एज आई टोल्ड यू, ओनली पेनिट्रेटिंग में गड़बड़ रहती है। तो मुझे ये आई का छोटी एरिया है, पूरी बॉडी में एक एरिया पे हम लोकेट करते हैं, छोटा है, माइक्रो सर्जरी है, और जो भी है हमने ट्रीटमेंट करना है। सो आई फाउंड दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो इसलिए मैंने आई फाइनली अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में चूज़ किया है। पहले MBBS करते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो मुझे इसलिए अच्छा लगा। जैसे कि आप कोई ऐसे इंसिडेंट शेयर करेंगे जैसे कि जिसके अंदर होता है, मैम सबके साथ होता है कि कोई एक ऐसा पेशेंट आ गया हो कि जिसको देख के मन करता है भाई तू क्यों आ गया, ऐसा कुछ करके, मतलब होता ना कि भाई ये क्यों हुआ, मतलब क्यों आ गया। पहले जैसे होता था पुराने ज़माने में, ये बहुत होता था कि दशहरा और दिवाली में बहुत चोटें आती थी, बहुत बर्न्स आते थे। एट दैट टाइम हमें बहुत दुख होता था कि छोटे छोटे बच्चे, गांव में बहुत ज़्यादा होता, बो एंड एरो से खेलते थे वो, तो वो तीर कमान बच्चे को क्या पता, वो लगा सीधा आँख में चला गया। और या वो खेलते थे क्या, गुल्ली डंडा, पहले बहुत इंजरीज आती थी इसकी। आजकल बच्चों ने वैसे खेलना कम कर दिया, तो ना गुल्ली डंडा मिलता है, ना बो एंड एरो मिलते। बट डेफिनेट दिवाली में तो, अब तो दिवाली भी समझो आजकल पटाखे बंद हो गए, तो वो भी अब हमारे आई इंजरीज एज सच हैज़ गॉन डाउन इन आवर कंट्री। बट उस ज़माने बहुत आते थे, और हमें इमरजेंसी सर्जरीज भी रातों रात करनी पड़ती थी, कुछ चोट लग गई, कट गई आँख, जो भी होता है। तो दैट वाज अ वेरी इंजरी रिलेटेड वेरी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दैट वी डिड, जिसमें हम टू सेव द आई, हमारा ये एम होता था किसी तरह इसकी विजन आ जाए वापस, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। सो वी आर, मतलब हमारी स्किल्ड ट्रेनिंग ये होती है कि जो कट हो जाता है आई में, तो उसकी स्टिच ऐसी होनी चाहिए कि आपके विजन को ना डिस्टर्ब करे। सो दिस ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वी डिड इट, वी लर्नड इट, बट इट्स अ गुड थिंग कि इंजरीज कम हो गई हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे प्रिवेंशन मेथड्स आ गए हैं स्पोर्ट्स में। हमारे पास स्पेशल ग्लास आई वेयर होता है जो आप स्पोर्ट्स के टाइम आप पहनते हैं कि आई में इंजरी ना हो। अब वो हेलमेट होता है, को क्रिकेट में वो गार्ड भी होता है, अपने स्पोर्ट्स में वो पहनते हैं। तो डेफिनेटली इंजरीज हैव गॉन डाउन, बट अच्छी बात है ये कि इंजरीज है नॉट देयर एनीमोर। तो मैम जैसे कि जब इस टाइप की बात हुई, जैसे कि आपको पता है जैसे कि MMA के अंदर जो हम खेलते हैं, अब उस कंपटीशन के अंदर हम ज़्यादातर प्रोटेक्ट क्या करते हैं, हमारे शिन गार्ड्स होते हैं और ग्लव्स होते हैं, मेनली ये मेन पार्ट्स ही हम कवर करते हैं। आपने देखा होगा मेनली इसके अंदर हेड गियर नहीं होते, जैसे कि हम भी कहना है तो प्रोफेशन हमें अच्छा नहीं लगता कि उसे पहन के खेलें, बट आपको क्या लगता है कि हेड गियर वगैरह रखना चाहिए MMA के अंदर, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं होता, फाइटर ही कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील होता है। हाँ, ये डेफिनेटली ऑब्स्ट्रक्शन होता है, बट ठीक है, वंस यू वेयर इट रेगुलरली ना, आपको आदत पड़ जाती है। एक ज़माना था हमारे आई सर्जरीज, जो हमारे पुराने सर्जन थे बिना ग्लव्स के करते थे, और जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे उसी टाइम में आया रूल कि नहीं, आपको सर्जरी ग्लव्स पहन के ही करना था। तो जो पुराने सर्जन थे वो ग्लव्स पहनने को रेडी नहीं थे, कहते हमारे को जो फील होती है ना, जो टिश्यू को हम हाथ लगाते हैं, जो भी सर्जरी करते हैं, वो हमको, आई तो बहुत ही छोटी एरिया है जिसमें आपको काम करना है, उनको दिक्कत आती थी ग्लव से। लेकिन हमारी जो ट्रेनिंग वो शुरू से ग्लव से हुई है, हम तो बहुत कंफर्टेबल है ग्लव से। सो इट्स जस्ट कि आप कोई चीज़ शुरू से उसको उससे ट्रेन करो ना, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है उसको, और उससे वो एडजस्ट हो जाती है, वो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ हिज गियर कि हमें इसको पहन के ही करना है।
अब जैसे सोचो स्वॉर्ड फाइट होती है, वो पूरा ऊपर से नीचे तक पहनते हैं ना। अब सोचो ऑब्स्ट्रक्शन तो होती होगी उनको, लेकिन वो शुरू से उसको पहन के खेलते हैं तो उनको प्रोटेक्शन भी मिलती है और खेलते भी हैं, उससे आदत सी पड़ जाती है। सो आई फील दैट इफ यू वेयर इट, तो शुरू से उसकी ट्रेनिंग कराओ, आज से ही उसको बच्चे को ट्रेन करो कि हेड गियर पहन के खेलना है, वो खेलेगा। लेकिन आप उसको अचानक फाइनल डे पे बोलो कि आज पहन के खेलो, ही विल नॉट, उसको लगेगा यहाँ से दिख नहीं रहा, वहाँ से दिख नहीं रहा, टेढ़ा हो गया, उसको एडजस्ट करो, वो अनकंफर्टेबल फील। क्योंकि मैम जैसे कि इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एमएमए खेलते हैं उनके अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर एमएमए के अंदर सिर्फ शिन गार्ड्स ही होते हैं जो कि मेन लेग्स को, क्योंकि लेग से इंजरी ज़्यादा हो जाती है, तो वो प्रोटेक्शन का एक ही पार्ट है, बाकी हैंड ग्लव्स हैं, इसमें कोई चेस्ट गार्ड नहीं होता, कोई वैसे कुछ नहीं होता। तो आपके हिसाब से मतलब ये एक वॉरियर गेम है जो कि अब वर्ल्ड में इतना फेमस हो गया है कि इन्हें एमएमए ने पूरे वर्ल्ड के सारे गेमों को एक तरीके से पीछे कर दिया। क्रिकेट के बाद सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला गेम सिर्फ एमएमए है, क्योंकि एमएमए लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि इसके अंदर उन्हें किक बॉक्सिंग भी सीखने को मिलती है, बॉक्सिंग भी सीखने को मिलती है, ग्रैपलिंग भी सीखने को मिलती है और सारी चीज़ें, तो उसी पर्पज़ से। तो आपको क्या लगता है कि मतलब हमें, मतलब एक एज अ पेरेंट्स आपको लगता है कि हमें इसमें हेड गियर इंक्लूड करने चाहिए? क्योंकि इसके रीज़न ये है क्योंकि जो एमएमए करेगा उसे ग्राउंड पे भी फाइट करनी पड़ेगी, उसे खड़े होकर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ग्राउंड पे जाके अगर वो फाइट करता है तो हेड गियर खिसकेगा, वो आंखों पे आ जाएगा, तो विजन खराब होगा। हो सकता है और अच्छी डेवलपमेंट हो तो और फिटिंग का बना दे। हाँ, तो वही देखो अगर यूज करेंगे तो लोग उस पर टेक्नोलॉजी या कुछ डेवलपमेंट का सोचेंगे, तो फिर यूज ही नहीं करोगे तो कैसे होगा? तो अभी के हिसाब से मतलब आपके हिसाब से अभी ठीक है जैसा भी है, क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो एमएमए ओवरऑल एक गेम है जिसके अंदर आपको सारी चीज़ करने को मिलती है, तो उस हिसाब से हेड गियर यूज़ करना ठीक है या नहीं है, वो आप कुछ उसमें सजेस्ट करेंगे? नहीं, वी वुड सजेस्ट कि आप बच्चों की ट्रेनिंग हेड गियर से ही कराओ, बस बच्चे तो हाँ ट्रेनिंग तो डेफिनेटली करें। नो, वो अपने आप ही डिसाइड करेंगे हाउ कॉन्फिडेंट दे आर टू कंटिन्यू विदाउट द हेड गियर। ओके, जैसे वो कॉन्फिडेंट होता चला जाता है उसको लगता है मुझे इसके बिना आई कैन डू इट, बट इनिशियली तो डेफिनेटली बच्चों को करना चाहिए जी। तो जैसे कि मैम आप बता रहे थे कि इसमें जो इंजरी आप बता रहे थे जिसमें ग्लव्स पहन के हम जैसे पंच पड़ रहा तो वो रिकवर हो जाता है, बॉल से पड़ रहा तो ब्लाइंड हो जाता है इंसान, मतलब जितना छोटा ऑब्जेक्ट होता है उससे ज़्यादा इंजरी होती है जैसे आप बता रहे थे। तो मैम ये इंजरी कितनी तरीके होती हैं, मतलब? देखो जैसे मैंने आपको बोला कि सबसे पहले जब सबसे कॉमनेस्ट इंजरी होती है वो ब्लंट इंजरी। ब्लंट इंजरी होता है एक बड़ा ऑब्जेक्ट आपके आँख में आके लग जाए। तो ब्लंट इंजरी में डिपेंड, जैसे मैंने बोला 3 बार, स्पीड, साइज एंड हार्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो हिट कर रहा है। तो ब्लंट इंजरीज आपको सिर्फ ब्लैक आई दे सकती, जो वेरी कॉमन रहता है कि दिखने में बहुत बुरा होता है बट एंड रिजल्ट अच्छा होता है। लेकिन अगर बॉल छोटी हो, हार्ड हो, तो आपकी वो आई को डैमेज, जैसे रेटिना को भी डैमेज कर सकती है, लेंस को क्रैक हो सकता है जिसे हम अपनी तरफ से ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट हो जाता है। इन कंडीशन में लॉन्ग टर्म इफेक्ट आई पे डेफिनेटली रह जाता है। सो ब्लंट इंजरीज माइल्ड भी हो सकता है, सिवियर भी हो सकता है। दूसरा होता है अब्रेशन। अब्रेशन मतलब लाइट से किसी की उंगली लग गई या किसी का कोई कपड़ा लग गया आँख में, वो 24 घंटे में ठीक हो जाता है, उसमें कोई डेंजर नहीं होता है, जस्ट आँख से पानी आता है, लाल हो जाती है, ठीक हो जाता है। पर जो मोस्ट खतरनाक इंजरी होती है वो होता है एक चीज़ आके आँख के अंदर चुभ जाना, जिसे हम अपनी तरफ से कहते हैं पेनिट्रेटिंग इंजरी। जो पेनिट्रेटिंग इंजरी होती है उस आई को डैमेज करता है, या जैसे मान लो बहुत हार्ड ऑब्जेक्ट आपकी आँख में लगे तो आँख बर्स्ट हो जाती है, डिटैचमेंट हो जाता है, कैटरैक्ट होता है। ये कॉम्प्लिकेशंस वाली इंजरी होती है जो रिकवरेबल शायद कम होती है। लॉन्ग टर्म भी इसका इफेक्ट आँख में रहता है और विजन थोड़ा कम आता है। तो मैम जैसे कि उसी समय हम क्या कर सकते हैं अगर कोई इस तरह की इंजरी हो जाए तो अगर फील्ड में किसी को इंजरी होती है तो सबसे पहले, जैसे हमने कहा कुछ आंख में चला गया, अब्रेशन हो गया, तो क्लीन वाटर से पहले आंख को धोना होता है, ठीक है। स्पेशली अगर आपको पता है कोई ऐसा कोई पंचर या कोई, हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं पेनिट्रेटिंग इंजरी ना हो, तो हम इसका आई को क्लीन वाटर से वॉश कर देते हैं सबसे पहले। और दूसरा हम देते हैं उसमें कोल्ड कंप्रेशन। कोल्ड कंप्रेशन मीन आइस पैक जो हम कहते हैं। मोस्ट आपने देखा मोस्ट इंजरीज में आइस पैक डालते हैं। आइस पैक का काम होता है ब्लीडिंग को कम करना, आँख जो ब्लड क्लॉट फटाफट हो जाता है और ब्लीड फैलती नहीं है आँख में। सो आपने कोल्ड कंप्रेशन लगाना है, लेकिन आँखों पे प्रेशर नहीं डालना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोल्ड कंप्रेशन लगाइए, आँख के ऊपर रखिए बट दबाइएगा नहीं इसको। ये 2 काम करके देन यू कैन कंसल्ट इन द इमरजेंसी फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैम जैसे कि उसी समय बचने के लिए, मतलब जो आपने बताया अभी आइस पैक और यही सारी चीज़ें हम कर सकते हैं?
ओके, तो इससे मतलब अगर हम कर रहे हैं, मतलब जैसे कि हमने मान के चलो हमारे पास आज आइस पैक है ही नहीं वहाँ पर, और हमें बचाना भी है अपने आप को, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से वो मतलब नहीं, इन दैट केस यू जस्ट हैव टू पुट सम क्लीन क्लॉथ ओवर इट एंड क्लोज द आई, बस। अपने आप उसको टच नहीं, कुछ प्रेशर नहीं, कुछ नहीं देना, एंड देन द आई डॉक्टर विल सी एंड देन ही विल असेस कि ये कितना डैमेज हुआ है इसके। तो मैम कितने टाइम तक हम, जैसे कि मान के चलो कि वहाँ हम जब कंपटीशन खेलने जाते हैं, नियर बाई हॉस्पिटल या कुछ ऐसा मिलता नहीं है बहुत तो जगह? ओनली देखो, पेनेट्रेटिंग इंजरी होता है वहीं पे, जो बड़े रेयर स्पोर्ट्स में होता है, जैसे आपके स्वॉर्ड फाइट हो गया उसमें होता है ये वाला, या मैंने बोला बहुत छोटी बॉल है, क्रिकेट बॉल से बहुत हार्ड भी होती है, स्पीड से भी आती है, साइज भी छोटा, वहीं पे आपको ये चांसेस रहती है। बाकी मेजर स्पोर्ट्स में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको। फिर भी मैम अगर बाई चांस ऐसा हो जाती है और हाफ एन इंस्टेंट आवर में हमारे आप आसपास, हाफ एन आवर में आप इमरजेंसी में पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, मतलब कम से कम आधा आधा घंटा टाइम जाएगा। ओके ओके, तो आधे घंटे के अंदर अगर हम वहाँ पहुँचते हैं तो मतलब थोड़ा सेफ है, कोई ज़्यादा बड़ा खतरा नहीं है? देखो, आधे घंटे तो हम हार्ट अटैक के लिए भी बोलते हैं, अगर आधे घंटे में हार्ट अटैक का पेशेंट, आजकल देखते कितने फुटबॉलर्स को फील्ड में हार्ट अटैक हो जाता है, अगर आधे घंटे में हॉस्पिटल पहुंच जाएगा ना, ही कैन बी सेव्ड। ये हमारा क्राइटेरिया है मेडिकल टर्मिनोलॉजी, आधे घंटे 45 मिनट्स में अगर बंदा हॉस्पिटल पहुंचता है, देन द चांसेस आर दैट ही कैन सर्वाइव। ओके ओके। तो मैम आप जैसे कि किसी को जैसे किसी में जो अभी फ़िलहाल जैसे कि आजकल एजुकेशन का ही मतलब लोग ज़्यादा एजुकेशन को प्रिफर करते हैं, जैसे कि आप खुद डॉक्टर हो, मतलब सर भी डॉक्टर हैं, तो आप जैसे कि आपकी जो डॉटर है, तो आप दूसरे बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स को किस तरीके से आप पढ़ाई और स्पोर्ट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि जैसे कि आप खुद डॉक्टर, आप जाहिर सी बात है पढ़ाई भी करानी है और स्पोर्ट्स भी कराना है, स्पोर्ट्स की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ सब कुछ बढ़िया रहता है, बट आप किस तरीके से हम उनको मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि जब स्पोर्ट्स में बच्चा जाता है तो उसका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स की तरफ पड़ता है और वो पढ़ाई में कमज़ोर होने लगता है, और अगर पढ़ाई ज़्यादा करता है तो स्पोर्ट्स नहीं कर पाता, तो दोनों चीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं? देखो, ये थोड़ा बहुत तो बैलेंस करना ही पड़ता है। द थिंग इज दैट डेफिनेटली जब स्पोर्ट्स करता है बच्चा, थोड़ा थक जाता है, जल्दी सो जाता है, बट ये हम ये भूल जाते हैं, उससे वो मेंटली अलर्ट भी बहुत अच्छा होता है। जितना वो जैसे थक के सोता है, तो जब वो उठता है तो अलर्ट होता है, और अगर वो कुछ एक्टिविटी नहीं करता, सिर्फ पढ़ता ही रहता है, पढ़ता रहता है, तो वो सुस्त जैसे बन जाता है। ठीक, पढ़ता जरूर है, बट उसकी जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी, पढ़ने की जो स्पीड है, याद करने की शक्ति है, वो थोड़ा स्लो हो जाती है। सो आई वुड सजेस्ट बैलेंस रखिए, 1-2 घंटा खेलने में there's no nothing, चाहे उसके कल एग्जाम भी है तभी वो 1 घंटा बोलेगा मैं बहुत थक गया, मुझे वॉक पे जाना, या वॉक कुछ करेगा, तो 1 घंटा खेलने में कोई नुकसान नहीं है। तो मैम आपको कुछ हॉलीडेज में ज़्यादा टाइम लीजिए, जैसे कि आप मैम जैसे कि आप कुछ गाइड करेंगे, जैसे कि आपने किस तरीके से मैनेज किया हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं कि आपकी जो डॉटर है वो शुरुआत से लेकर उसने अपनी ग्रोथ ही देखी हमने उसमें, मतलब शुरुआत आई थी बिल्कुल कुछ ना आता हुआ, और आज के टाइम पे बहुत अच्छे मतलब गेम अप्लाई कर पा रही है, पंचेस कॉम्बिनेशन अप्लाई कर पा रही है, तो उस हिसाब से उन्होंने जो भी चीज़ कर रही है वो अच्छे से कर रही है, तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे कि किस तरीके ऐसा है ना कि वी आर फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, हमारे फादर खुद ही प्लेयर थे, वो खुद ही बॉक्सर थे, तो वो हमको भी इनकरेज करते थे स्पोर्ट्स के लिए, तो मैंने यही देखा कि हम लोग खेलते भी बहुत थे, पढ़ते भी उतने ही थे, तो इट वाज अ गुड बैलेंस, और मैं ये चाहती हूँ हमारे बच्चे में भी ये इनकलकेट किए कि वो खेले भी और पढ़े भी, तो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ती ही रहेगी तो ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाएगी, मैं ये नहीं मानती। प्ले एंड यू स्टडी, बैलेंस रखेंगे बहुत अच्छा रहेगा, कोई मना नहीं है, आप करके देखो अपने बच्चों के साथ। ओके मैम, हम तो पक्का आपने सजेस्ट किया है तो हम जरूर करेंगे, और हम चाहेंगे कि सारे बच्चे स्पोर्ट्स के साथ साथ ही पढ़ाई करें, सिर्फ पढ़ाई नहीं, सिर्फ बाकी कंट्रीज में भी आप देखेंगे वो तो मॉर्निंग को पहले 1-2 पीरियड उनके फिजिकल एक्सरसाइज के होते हैं, फिर स्टडी स्टार्ट होती है। हमारे कंट्री में नहीं है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में जरूर है। हाँ, ये भी है कि बाहर के उस पर बहुत ध्यान देते हैं, बाहर की कंट्रीज के अंदर वो स्पोर्ट्स, सिर्फ एक स्पोर्ट्स को मैंने जितना अभी समझ पाया हूँ, जो अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं कराते, वो नॉर्मली हर स्पोर्ट्स को थोड़ा थोड़ा टाइम देते हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल जो मेरे पास पर्सनल ट्रेनिंग के लिए जो क्लाइंट्स हैं, जैसे कि रशियन एम्बेसी की तरफ से जो लोग हैं, उनका क्या है, वो हफ्ते में 1 या 2 सेशन करते हैं, और बाकी दिन की कभी वॉलीबॉल को दे दिया या बास्केटबॉल को दे दिया, कभी किसी दूसरे गेम के कोई है गोल्फ को टाइम दे रहा है और अपने सेशन भी कर रहे हैं। तो हाँ, थोड़ा बहुत समझ में आता है कि वो किस तरीके से अपने सारी चीज़ मैनेज कर रहे हैं, और सब अच्छे एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने काम को बहुत डिसिप्लिन के साथ करते हैं, किसी तरह का कोई एक मतलब टाइम। अच्छा, मैं अब इसी चीज़ को मैं काट के अब ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि इसमें टाइम मैनेजमेंट
एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है निकल के, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम, मतलब सारी चीज़ों को? एज फार एज चिल्ड्रन आर कंसर्न, देखो स्कूल तो वो जाएगा ही, जी स्कूल से आएगा तो दोबारा तो पढ़ नहीं सकता है। जी हम लोगों क्या करते हैं, बच्चे को उसी टाइम पे जाओ जी ट्यूशन चले जाओ, जी मोस्ट जी फैमिलीज आर डूइंग दैट। जी 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 जी। तो हमें यही करना चाहिए, पहले वो आए, रेस्ट करे, खाना खाए, उसके बाद वो 1-2 घंटे खेले, हम्म। खेले फिर अपना स्टडीज करे, फिर उसके बाद रिलैक्स तो करेगा, डिनर करेगा, घर वालों से बात करेगा, फिर रात को जो थोड़ा सा होमवर्क है ये वो सब देख के देन स्लीप। सो इट हैज़ टू बी स्कूल, रेस्ट, प्ले, पढ़ाई, ऐसे आपको अपना कुछ बनाना, शेड्यूल बनाना तो पड़ेगा ही। तो डायरेक्ट स्कूल से आने के बाद तुरंत भी हमें कुछ ऐसा चीज नहीं, पहले थोड़ा रेस्ट देना। उसका टायर्ड होगा ब्रेन। हाँ, तो मतलब फोर्सफुली, जैसे कुछ पेरेंट्स क्या है ना, वो फोर्सफुली भी करते हैं। हाँ, बट वो भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा रेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है ताकि वो थोड़ी एनर्जी के साथ दूसरा काम भी कर पाए। ओके मैम। सो जैसे कि हम एक चीज़ समझ पाते हैं कि जैसे कि किसी भी मेडिकल इंजरी के अंदर हमें क्या है ना, एंटीबायोटिक्स और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं ताकि हम जल्दी से रिकवर कर सकें। तो मैम इसका कुछ मतलब कोई सॉल्यूशन के, क्योंकि कि जितना हमारे दिमाग में वहम बैठा हुआ है, एंटीबायोटिक्स हमारे लीवर्स को और ये पेन किलर्स है, ये सारा कुछ जो जितना इफेक्ट करती है, तो उससे हम कैसे वो कर सकते हैं? जहाँ इन्फेक्शन होगा तो एंटीबायोटिक तो देना ही है, जी। बट ये लोग जैसे थक गए, जरा से दर्द हुई, गोली खा ली, ये नहीं होना चाहिए। बॉडी को अपना नॉर्मल टिश्यू रिपेयर के लिए जो टाइम मिलता है वो तो होगा ही। सो हमें हर थोड़ा सा पेन तकलीफ में ये नहीं आप दर्द की गोली खा लो, बट हाँ एंटीबायोटिक इसलिए खाओगे कि आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे आपको चोट लगी, चोट में इन्फेक्शन वो मतलब है तो आप खाओ, बट अननेसेसरी एंटीबायोटिक नहीं खानी चाहिए, वो डेफिनेटली लिवर को डैमेज करता है। ओके। तो जैसे कि कोई ज़्यादा ही इंजर्ड है, उसने एंटीबायोटिक खाई और उसे मतलब सजेस्ट किया गया कि आप 1 महीने तक खाओ या 15-20 दिन। जो एंटीबायोटिक इतना लंबा नहीं है, एंटीबायोटिक का तो 10 दिन का ज़्यादा होगा, 7 to 10 डेज, उससे ज़्यादा एंटीबायोटिक नहीं, अनलेस कोई जैसे कोई बोन ही इन्फेक्ट हो गई बिकॉज ऑफ व्हाटएवर, फ्रैक्चर हुआ, ओपन फ्रैक्चर हुआ, उसमें इन्फेक्शन, देन ओनली इन टेक अ लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक, नहीं तो ऐसा नहीं होता। अगर हमें बाई चांस किसी वजह से खानी ही पड़ रही है तो हम अपने लीवर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? वो सारे डाइट से ही होता है, लिवर को प्रोटेक्शन अलग से कुछ नहीं है। एंटीबायोटिक होगा, एंटीबायोटिक के काउंटर के लिए वो आपको अपना गट के लिए, फ्लोरा के लिए प्रोबायोटिक टाइप को देते हैं, क्योंकि जब आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो आपका जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसके भी बैक्टीरिया मर जाते हैं, वो उसके लिए प्रोबायोटिक्स दिए जाते हैं, एंड लॉट ऑफ बी कॉम्प्लेक्स, मतलब थिंग्स आर गिवन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टू काउंटर इट, बट अल्टीमेटली डाइट इज गोइंग टू रिकवर यू। तो मेनली आप प्रेफर करोगे कि आप डाइट से ही सारी चीजें सही रखो? प्रोबायोटिक्स, सम बी कॉम्प्लेक्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिकवर करने के लिए। ओके मैम, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आप पॉडकास्ट में आए, और इस जो भी आपने बातें बताई है वो पक्का लोगों की हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि अगर लोगों ने फॉलो की तो जाहिर सी बात है उनको बहुत उससे फ़ायदा मिलेगा। और आशा करते हैं कि जिस तरीके से भी हमारा कोलैबोरेशन हुआ है वो इन फ्यूचर बहुत आगे और बहुत बड़े लेवल तक पहुँचे, जिसमें कि हम चाहेंगे इन फ्यूचर आपको भी उससे बहुत फ़ायदा हो, और हमारे जैसे कि इस ब्रांड है जो वन पंच क्लब है उसको भी आगे इन फ्यूचर बहुत हेल्प मिले आपसे। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका कीमती समय देने के लिए। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें, ताकि आने वाले जितने भी पॉडकास्ट हम करने वाले हैं वो सब स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही रहेंगे, और उसके अंदर हम चाहेंगे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में हेल्प मिले, ताकि उनको गाइड कर सकें हम कि कौन सा रास्ता सही है स्पोर्ट्स के लिए, किस तरीके से किस चीज़ को किस तरीके से हम फॉलो कर सकते हैं ताकि कम से कम नुकसान हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। और इसके अंदर जो भी फाइटर्स अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं तो हम उनको आगे करियर बनाने में किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।